नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इकोनॉमी की एक इम्पोर्टेंट क्लास है, वो है आपकी बैंकिंग सेक्टर। उसके जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक, उसको हम चलो क्लियर कर लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, सोचा आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बैंक्स जो हैं ये आपके दो प्रकार के बैंक होते हैं। एक तो शेड्यूल्ड बैंक, एक है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई की जो 1934 एक्ट था, उस सूची में जो शेड्यूल्ड, जो उसमें लिस्टेड है, वो बैंक्स जो है आपके शेड्यूल्ड बैंक है, और जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। शेड्यूल्ड बैंक आपके तीन प्रकार के हैं। एक तो है कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और एक कॉरपोरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल यानी जो प्रॉफिट्स में चलते हैं। एक तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक भी दो प्रकार के, एक तो एसबीआई और आईडीबीआई बैंक। एसबीआई एंड आईडीबीआई, एक है नेशनलाइज बैंक, जो आपके नेशनलाइज्ड किए गए थे मर्ज करके। प्राइवेट भी दो प्रकार के, एक तो इंडियन, एक है फॉरेन। जैसे इंडियन आईसीआईसीआई, फॉरेन हो गया एचडीएफसी बैंक। ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो है रूरल एरिया में खोले जाते हैं और नॉन प्रॉफिट के लिए खोले गए हैं। ये किसी प्रॉफिट के लिए नहीं खोले गए हैं। नीड इनकी आवश्यकता थी रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, क्योंकि पहले जो किसान थे सूदखोर, उन्हें जो है ऊंची ब्याज दरों पर लोन देते थे, और इस वजह से जो है किसान आत्महत्याएं करते चला गया, और जो ग्रामीण एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोलैप्स कर गया। आत्महत्या करने लगे किसान जब उनकी फसल नहीं उगती थी। तो सरकार ने इसी वजह से जो रूरल एक्टिविटी, जो रूरल नीड है, उसको पूरा करने के लिए रीजनल रूरल बैंक खोले थे। अब रीजनल रूरल बैंक जो खोले, उसमें ऐसा हुआ कि जो रूरल एग्रीकल्चर था, पहले सूदखोर या जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, वे हाई इंटरेस्ट रेट पे देते थे लोन। तो किसान जो अपनी आने वाली फसल कैसे कर पाता, तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए किया। तो 50, इसमें जो है 50% तो सेंटर देती है, 35% जो रीजनल रूरल बैंक होता है वो लगाता है, और 15% जो है स्टेट बैंक लगाती है इसमें। बट अब इसको प्रॉफिटेबल कर दिया गया, क्योंकि बिकॉज खोले तो ये गए थे वेलफेयर के लिए, किसानों के लिए। क्योंकि अगर किसानों को हम पैसे नहीं देंगे तो वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, तो उत्पादन कहाँ से होगा। देश एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर कैसे होगा। तो इसलिए दिया गया था, लेकिन किसान लोन चुका नहीं पा रहा था, और इससे जो है हाई लॉस में चले गई ये जो रीजनल रूरल बैंक थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो था वो ज़्यादा होता चले गया। तो बात ये हुई, पहले तो ये कम शाखा में खुले, जब इनकी शाखाएं 196 होगी तो ये तो बहुत बड़े घाटे में चलने लगे, क्योंकि बैंक तो मेनली प्रॉफिट में चलते थे, और ये सरकार ने खोले थे वेलफेयर के लिए। तो फिर इनको बंद करना शुरू कर दिया सरकार ने, कहा अब इनको बंद करो। तो जब बंद किया तो अब 196 है, अब केवल 56 रीजनल रूरल बैंक बचे हैं। याद रखना ही आ सकता है कितने बचे हैं इस समय, 56 रूरल बैंक बचे हैं। फर्स्ट जो आरबी खुला था वो 1975 में खुला था। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि एक्ट कब हुआ था लागू। एक्ट हुआ था 1976। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक भी जो है नॉन प्रॉफिट के ही होते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल कॉरपोरेशन के लिए खोलते हैं। जैसे गांव के कुछ बड़े पैसे वाले ज़मींदार लोग हैं, वो मिलकर खोल लें म्यूचुअल कॉरपोरेशन के लिए। तो स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक है,
तो ये भी दो प्रकार के होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक है अर्बन कोऑपरेटिव, अर्बन क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिस्टेड होते हैं। जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसमें जो लिस्टेड बैंक होंगे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे। तो ये केवल उसी स्टेट में गतिविधि कर सकते हैं। जैसे कोई यूपी में खुला तो यूपी के लिए ही गतिविधि, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं वो मल्टी स्टेट होते हैं, वो एक से ज़्यादा स्टेट में खोले जा सकते हैं उनकी शाखाएँ। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बैंकिंग एक्टिविटी उसकी आरबीआई रेगुलेट करेगा, ये बात ध्यान रखना। बैंकिंग एक्टिविटी जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, सीआरआर हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, वो बैंकिंग एक्टिविटी और आरबीआई जो है उसकी रेगुलेट करेगा। लेकिन मैनेजमेंट एक्टिविटी कितनी शाखाएँ खोलनी है और पदों पर भर्ती की संख्या वो जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो जो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। एक होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये विलेज लेवल पर होता है। तो विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। चलिए अब नरसिम्हा कमेटी, यहाँ पर आपका बैंक पूरा हो गया। अब हम नरसिम्हा कमेटी की बात करते हैं जो 1991 में आई थी। नरसिम्हा कमेटी जो थी उसने 1998 में दूसरी आई थी, लेकिन हम यहाँ पर पहली जो नरसिम्हा कमेटी आई थी उन्होंने बैंक रिफॉर्म क्या बताया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्लाइड में देखते हैं। तो जो नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट थी 1991, ये हमने नरसिम्हा कमेटी इसलिए क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए थे फोर्सफुली हमारे पास। तो कमेटी ने कहा था नेशनलाइज अब से बैंक का नहीं करना है, नेशनलाइज अब से बैंक का नहीं करना है। और उसके बाद से आज तक अब नेशनलाइज बैंक नहीं होता है, पहले बैंकों का बहुत नेशनलाइज हुआ। दूसरी बात ये कहा कि उसने प्राइवेट दोनों को एक तरह से ट्रीट करो। पहले प्राइवेट बैंक को इतना तरजीह नहीं दी जाती थी जितनी पब्लिक बैंक को तरजीह दी जाती थी। पब्लिक बैंक को ज़्यादा फंडेड भी किया जाता था, अगर वो डूबने लगे तो सरकार उसे फंडेड कर देती। लेकिन प्राइवेट बैंक के लिए तो इससे प्राइवेट बैंक के लिए कोई आशाएं नहीं थी देश में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुले, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तीसरी बात, कंप्यूटराइजेशन डॉक्यूमेंट का रूरल एरिया में नहीं हुआ था। अर्बन एरिया में तो हो गया था, लेकिन रूरल एरिया में उनकी शाखाओं में अभी भी रजिस्टर पे लिखते थे लोग बैंक की जितनी भी गतिविधियाँ थी। तो ये कहा था नरसिम्हा कमेटी। और बैंकों को बड़े से बड़े बैंकों के साथ मर्ज ना करो। मान लो कोई छोटा बैंक है उसको बड़े बैंक के साथ मर्ज करना भी गलत है, ये नरसिम्हा कमेटी ने कहा था, क्योंकि इससे जो बड़ा बैंक है उसकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है। और बैंक डिसाइड करे कि कितने % पर लोन देगा। पहले आपको ध्यान होगा कि जैसे एसबीआई ने 9% पर लोन दे रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक भी 9% पर देगा। लेकिन नरसिम्हा कमेटी ने कहा कि ये बैंक को डिसाइड करने दो कि वो कितने % पर लोन देने का इच्छुक है। तो आज बैंक डिसाइड करते हैं। और आरबीआई सीआरआर एसएलआर कम करो। आरबीआई को ये कहा कि ये जो सीआरआर एसएलआर है इनको कम करो। मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये में से 40 रुपये तो आरबीआई के पास ही दे दिए बैंक ने, तो बैंक फिर अपनी गतिविधि क्या करेगा। तो ये सीआरआर एसएलआर उन दिनों जो है 40% तक इतने जाते, तो कम करो इन्हें 20 पे लाओ। आज 18% के समथिंग कुछ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ देश में होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो और अच्छे जो प्रॉफिट वाले बैंक हैं उनको बैंक स्टॉक एक्सचेंज, वे वाले बैंक जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, ठीक है, प्रॉफिट कमाएं। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोली जाए। रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ये एनपीए जो हो रहा है उससे अच्छी तरह निपटाने में उसको सक्षम करेंगी। ठीक है, ये वाली बात नरसिम्हा कमेटी ने कही थी। और
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बंद करो। मतलब कुछ नरसिम्हा साहब ने कहा कि जो कुछ सेक्टर हैं जिनको प्रायोरिटी दे रखी है सरकार ने, आरबीआई ने, कि इनको देना ही देना है लोन, फिक्स्ड है कि जैसे 40% 100 में से 40% लोन इन सेक्टर को देना ही देना है। तो आरबीआई और गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन सरकार ने ये नहीं माना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग समझते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने, इंडिया ने फिक्स कर रखा है कि कुछ सम एरिया हैं उनको जो है हम सोशियो इकोनॉमिक के लिए लाइक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम रोड बनेगी या कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, आवागमन के लिए, अगर रोड नहीं बनाएंगे तो वहाँ सप्लाई नहीं होगी, जिससे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा उन क्षेत्रों में तो एफडीआई नहीं आएगा। ऐसे ही किसानों में है, अगर किसान को हम सस्ता लोन नहीं देंगे तो वो खेती बुनियादी तौर पर नहीं कर पाएगा, या फिर वो जो है सूदखोरों या जमाखोरों के चक्कर में पड़ जाएगा और वो तय समय पर अपनी खेती नहीं कर पाएगा। तो किसान तो देश आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा खाद्यान्नों में। तो ज़रूरी है ये उत्पादन के लिए। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, नहीं तो फिर एफडीआई नहीं मिलेगी। तो पहले प्रायोरिटी 40% सम एरिया में दे रखी थी कि 40% आपको एक लिस्ट दे दी, इन में देना है। लेकिन ये देखा जाने लगा कि ज़्यादातर जो लोन था वो कृषि में ना देकर अन्य गतिविधियों में ही दिया जाने लगा। 40% जो लोन था वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग थी, उसमें लिस्ट थी। तो एग्रीकल्चर की स्थिति अभी भी बेकार। तो सरकार ने फिक्स किया कि 18% केवल एग्रीकल्चर में ही देना है आपको। 18% तो आपको एग्रीकल्चर में ही लोन देना है 40 में से। तो फिर ये हो गया। अब लेकिन अब भी प्रायोरिटी लैंडिंग तो चालू है, नहीं मानी ये वाली हमने बात नरसिम्हा कमेटी, और सारी तो हमने मान ली थी, बस यही वाली नहीं मानी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18% लोन दिया जाता है कृषि में, वो भी बड़े फार्मर्स ही ले पाते हैं, है नहीं, बड़े फार्मर्स ही ले पाते हैं। छोटे फार्मर को लोन नहीं मिलता, और छोटे फार्मर जब लोन नहीं ले पाते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सूदखोरों और जमाखोरों के चक्कर पे पड़ जाते हैं, और अपनी ज़मीन भी हाथ से कमानी पड़ती है और खेती भी, और फिर वे लेबर बन के रह जाते हैं। और यही हमारे देश में समस्या आत्महत्या की है, किसान आत्महत्या इसी वजह से कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि करना भी चाहिए आरबीआई को कि कुछ सालों में एक ऐसी योजना लानी चाहिए कि 6% जो है वो छोटे फार्मर के लिए मैंडेटरी हो लो। तो दोस्तों यहाँ तक इतना ही था, और हम आगे करेंगे। इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्शन आपका समझाने की कुछ कोशिश की गई, समझ में आएगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको जहाँ जहाँ कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और टॉपिक बताइए आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, है नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।